एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 किसका, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये चैप्टर 2 है, नौकरशाही का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया गया है। ये क्योंकि 2 साल से ये पूछा नहीं जा रहा है तो ये कंपलसरी है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो इंट्रोडक्शन देख लो आप, ठीक, परिचय में देख लो आप इंट्रोडक्शन। पहले इसमें जान लो कि होता क्या है नौकरशाही, ठीक है। एक सरकार होती है, सरकार नहीं कह सकते, मतलब एक सरकार की तरह काम करती है। जो इसके सारे निर्णय होते हैं वो क्या होता है कि उच्च अधिकारी निर्णय लेंगे, ठीक। सभी अधिकार हैं, जो ऊपर बैठे हुए पद अधिकारी होते हैं वो सारे निर्णय लेंगे और नीचे लोगों को रूल पकड़ा देंगे कि भाई ये ऐसे से काम कर लो, ऐसे ऐसे शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, ठीक। अब इंट्रोडक्शन देख लो आप। नौकरशाही शब्द की उत्पत्ति 1746 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे रिसेंट डी गार्नी ने की थी। उन्होंने कहा कि फ्रांस में हमारे एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है। वो नौकरशाही के बारे में ही बात कर रहे हैं। यह बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है, ठीक है। फ्रेंच में ब्यूरो का अर्थ होता है डेस्क, ठीक, डेस्क। FM मार्क्स लिखा हुआ है वो 18वीं सदी के फ्रांसीसी वाणिज्य मंत्री द्वारा, मतलब जो मार्क्स हैं वो 18वीं शताब्दी में जो वाणिज्य हैं मंत्री थे उसके द्वारा प्रयुक्त फ्रेंच ब्यूरोक्रेट्स में इस्तेमाल हुए शब्द नौकरशाही का अर्थ सक्रिय सरकार बताते हैं कि ये सक्रिय सरकार है, गवर्नमेंट है कि अधिकारी ही सारे निर्णय लेंगे। ऊपर के बैठे हुए अधिकारी, जो बड़े अधिकारी रहेंगे वही निर्णय लेंगे, नीचे के अधिकारी नहीं लेंगे, ठीक है। उनको सिर्फ रेगुलेशन चलाना पड़ेगा। मतलब इसमें लोकतंत्र की कोई बात नहीं होती, प्रजातंत्र वाला हिसाब होता है इसमें नौकरशाही में। एक तरीके से मान लो संसद में कोई निर्णय लेना हो, किसी पे कानून बनाना हो संसद में, तो नीतियां कौन बनाएगा? संसद में जो चुन के गए हैं वो लोग ना, जनता तो नीतियां बनाएगी नहीं, तो उनका अधिकार कानून चलता है इसमें, ठीक है। ये लोकतंत्र नहीं, लेकिन उसमें लोकतंत्र होता है संसद में, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नौकरशाही होते हैं। इसमें नियम रूल ऊपर से ही लोग बनाएंगे और नीचे वाले को लागू करना है, ठीक। नौकरशाही का सरल शब्दों में आप अर्थ समझ लो, डेस्क सरकार जिसे कहते हैं, ठीक है। मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम जर्मन समाजशास्त्री थे, मैक्स वेबर। उन्होंने सैद्धांतिक ढांचे के रूप में नौकरशाही का अध्ययन किया। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक लिखी, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, यानी सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक बुक लिखी, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, ठीक। नौकरशाही के आदर्श का प्रकार का वर्णन किया कि कितने प्रकार की नौकरशाही होती है, कैसे रूल कर रही है नौकरशाही, कैसे समाज में पनप रही है नौकरशाही, ठीक है। उन सब के बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा, जिसके अंतर्गत नौकरशाही को प्रशासन के तर्कपूर्ण व्यवस्था माना। उन्होंने सत्ता के वर्गीकरण का प्रयास किया कि कैसे सत्ता वर्गीकरण कैसे किन भागों में बट के चल रही है, ठीक है। माना कि नौकरशाही सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है, ठीक। लास्की के अनुसार कहते हैं, लास्की एक फिलोसोफर है, ठीक है। ये लास्की कहते हैं कि नौकरशाही का आशय उस व्यवस्था से है, मतलब नौकरशाही का मतलब उस व्यवस्था से है जिसके पूर्ण स्वरूप नियंत्रण उच्च अधिकारियों, यानी जो उच्च अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े पावरफुल अधिकारी होते हैं, उनके हाथों में होता है। और इतने समीक्षित जारी जाते हैं, मतलब इतनी पावर होती है उनके हाथों में कि वो नागरिकों की निंदा बेइज्जती करने, ठीक है, उसमें रूल थोपने, ज़बरदस्ती का काम कराने में समय में संकोच नहीं करते वो लोग। ये लास्की का कहना है, ठीक है। लास्की के अनुसार नौकरशाही का मतलब या उस व्यवस्था से है जिसमें पूर्ण रूप नियंत्रण उच्च अधिकारियों को होगा, ठीक है, निम्न अधिकारियों का नहीं, उच्च अधिकारियों का होता है। उनके हाथों में पावर होगी, ठीक है। समीक्षा इतनी पावरफुल होंगे वो कि नागरिकों की निंदा करने में संकोच नहीं करेंगे, ठीक है। नौकरशाही व्यवस्था को संवैधानिक सत्ता का सबसे प्रमुख, सत्ता लिख गया, ये सत्ता लिख गया, सत्ता है, सत्ता सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मानते हैं, ठीक है।
मैक्स वेबर कहते हैं, ये सबसे मैक्स वेबर मानते हैं नौकरशाही व्यवस्था को वैधानिक सत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण मानते हैं। ये वैधानिक सत्ता यानी कानून बनाने की सत्ता, जो कानून में बनाते हैं। मान लो संसद में जो कानून बनता है उसमें जनता तो कोई रोल नहीं निभाती, सिर्फ वो चुनती है ना अपने प्रतिनिधि को, ठीक है। बाकी काम कौन करता है, उनके प्रतिनिधि करते हैं, जो कानून बनाएंगे उसको लागू करेंगे, ठीक है। तो लागू करेंगे और जनता जो कानून मान लेती है, और नहीं मानती है तो विद्रोह करती है। लेकिन इसमें नौकरशाही में क्या है कि आपको कानून मानना ही पड़ेगा, ठीक। कानून बनाने की सत्ता का स्रोत व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा निहित होती है, बल्कि उन नियमों में निहित होते हैं जिनके तहत वह एक विशिष्ट पद आसीन होता है। और सत्ता का स्रोत सवर्ण राज्य के कानून होते हैं और उनका अधिकार क्षेत्र सीमित होता है, मतलब अधिकार क्षेत्र सीमित होगा कि इतने ही दूर आपका रूल और रेगुलेशन चलेगा, उसके आगे नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं ये इंट्रोडक्शन, अगर मैक्स वेबर का पूछे, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको यही लिखना है, इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन दोनों में एक ही यही लिखना है, ठीक है। अब ये आ जाते हैं प्राधिकार, मैक्स वेबर के विचार। प्राधिकार क्या होता है, ठीक है, ये जानेंगे इसमें। और कितने प्रकार के होते हैं, टोटल ये 4 प्रकार के प्राधिकार, 3 प्रकार के प्राधिकार हैं, ठीक। अब ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्या करता है, कभी मैक्स वेबर के प्राधिकार पूछ लेता है, ठीक है। मैक्स वेबर पे नौकरशाही का सिद्धांत भी पूछता है और प्रतिकार भी पूछता है, तो नौकरशाही से मिलता ही जुलता वो भी है, ठीक है। वेबर समाजशास्त्री घटना के रूप में नौकरशाही को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, जहां प्रभुत्व के सिद्धांत को सामान्य संदर्भ में समझा जाता है, ठीक है। प्रभुत्व सामान्य शक्ति संबंध को दर्शाता है जो कि शासन और शासित के बीच देश की सत्तावादी शक्ति है, यानी उस चीज़ को प्राधिकार बता रहा है। प्रभुत्व एक तरह के शक्ति को, संबंध को दर्शा रहा है। प्राधिकार कह रहा है कि जो शासक कर रहा है और जो शासित जिसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, शासन जो हो रहा है जिसके ऊपर, उन दोनों के बीच में सत्तावादी शक्ति को दर्शा रहा होता है प्राधिकार। परंतु शक्ति को तभी स्वीकार किया जाता है जब वो न्यायोचित और वैध हो। अगर न्यायोचित नहीं होगी और वैध नहीं होगी तो उसके पर आंदोलन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्राधिकार शक्ति के प्रयोग को वैध मानता है, जहां एक व्यक्ति स्वेच्छा से आदेशों और आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस विश्वास के आधार पर कि वेबर ने 3 प्रकार के वैधता की पहचान की, जिसमें प्रत्येक विशेष प्रकार के प्राधिकार के संबंध को दर्शाया जाता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए प्राधिकार के प्रकार, ये पहला करिश्माई प्राधिकार, ठीक है। उसके बाद क्या है, परंपरागत प्राधिकार। प्राधिकार मतलब अथॉरिटी होती है शायद, प्राधिकार का मतलब होता है अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, ठीक, अथॉरिटी। करिश्माई अथॉरिटी आप समझ गए ना, प्राधिकार आप समझ नहीं पा रहे हो तो अथॉरिटी समझ लो, ठीक है। इंग्लिश में से अथॉरिटी ही बोलते हैं, ठीक। पहला है करिश्माई प्राधिकार या करिश्माई अथॉरिटी। करिश्माई शब्द की व्याख्या लावण्य या मनोहरता के उपहार यानी गिफ्ट ऑफ ग्रेस के रूप में की जा सकती है। करिश्माई नेताओं के पास कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं जो कि उन्होंने सामान्य आदमियों से अलग बनाता है। यानी मैक्स वेबर कहते हैं कि कुछ जो नेता होते हैं, जो करिश्माई नेता होकर अपनी बातों में उलझा लेते हैं, ठीक है, बात करने का जो तरीका होता है, लोगों जनता की मोह माया में फंसाने का जो तरीका होता है, वो उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाते हैं। बात करने का, भाषण देना, आप बहुत से नेताओं को देखोगे इतने कॉन्फिडेंट से बात करते हैं कि आप उनके झांसे में आ जाओगे। जैसे कि आपने देखा होगा ना, इसमें ये एक बिजनेस है ना, डिजिटल मार्केटिंग या किसमें, जिसमें 3 लोगों को जोड़ते हैं, उसमें देखना कितने कॉन्फिडेंट से बोलते हैं कि मैं आज मेरी सैलरी इतनी है, कल इतनी हो जाएगी, मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, मैं BMW से चलूँगा। तो उसी तरह कुछ गुण नेताओं में होते हैं, ठीक है। वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि सामने वाला झांसे में आ ही जाता है, ठीक है। वो वही बात की है कि उन्हें सामान्य व्यक्ति से अलग बनाता है। वह हीरो, महिया या कोई पैगंबर हो सकता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, कोई हीरो हो या मसीहा हो,
मसीहा हो या कोई पैगंबर हो और उन्हें जादुई शक्तियों के कारण उनकी व्यापक स्तर की स्वीकृति होती है, यानी बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, एक तरीके से आप मान सकते हैं, जो कि वैधता प्रणाली का आधार होता है। लोग बिना प्रश्न किए उनके आदेशों और आज्ञाओं का पालन करते हैं। बिल्कुल आप, ये सही बात है कि आप देखते हो किसी नेता होता के बारे में जब भाषण चल रहा होता है तो इतना परफेक्टली बात कर रहे होते हैं नेता कि कोई मतलब समझ में नहीं आता कि किस पे सवाल क्या पूछा जाए। लोगों का एक तरह दिमाग ब्रेन वॉश हो जाता है, ब्रेन वॉश, एकदम दिमाग काम करना बंद कर देता है, बस खोए रहते हैं भाषणों में कि कितना अच्छा नेता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि करिश्माई नेताओं के अनुयायी उसमें पूरी निष्ठा करते रहते हैं, हालांकि उनके पास कोई विशेष हैसियत या योग्यता नहीं होती। बिल्कुल किसी भी नेता पे देख लो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कोई योग्यता भी नहीं होती है। ठीक है, प्राधिकार के इस प्रकार का प्रशासनिक तंत्र अस्तित्व और बहुत ही ढीला होता है, क्योंकि इसमें अनुयायी नेता के पास पसंद और नापसंद के अनुसार काम करते हैं। मतलब अगर काम पसंद आया नेता को तो करेंगे, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, परंपरागत प्राधिकार या परंपरागत अथॉरिटी की बात करते हैं हम जब, ठीक है, परंपरागत अधिकार, प्रतिकार या अपरंपरागत यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी अतीत की अच्छी से अपनी वैधता करता है, जहां कार्य परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होता है, यानी ट्रेडिशनल तरीके से सारे काम किए जाते हैं। इसमें जो व्यक्ति इस प्राधिकार का प्रयोग करते हैं उन्हें स्वामी कहा जाता है, यानी वचन स्वामी बाबा। ठीक है, इसमें देख सकते हो जो स्वामी का आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें अनुयायी कहा जाता है। मतलब जो बाबा वबाओं के काम करते हैं, उनके लिए आज्ञा का पालन करते हैं, बाबा ने कह दिया कि जाओ मटके में पानी भर लाओ या कुछ और ले आओ, ठीक है, सामान, उन्हें अनुयायी कहते हैं जो काम कर रहे होते हैं बाबाओं के लिए। ठीक है, स्वामी को उसकी स्थिति के आधार पर अधिकार है जो कि पूर्व के शासकों से उसे विरासत में मिला है। मतलब इतना ट्रेडिशनल तरीके से उसको अधिकार मिला होता है कि वो पूर्वजों से ही मिला होता है उसे। ठीक, इन्हीं अनुयायियों द्वारा उनके आदेशों और आज्ञाओं का पालन किया जाता है, जो कि उनके प्रति व्यक्तिगत निष्ठा रखते हैं और परंपरागत स्थिति में विश्वास करते हैं, जिसमें उनकी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, स्वामी द्वारा चुने गए खास लोग शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें अब है अगला ये विधिक तार्किक प्राधिकार, यानी विधिक तार्किक अथॉरिटी की बात करते हैं हम इसमें। विधि तार्किक प्राधिकार के अंतर्गत संगठन के सभी सदस्यों पर नियम न्योचित रूप से लागू होते हैं, यानी जो सदस्य होंगे संगठन के सारे नियम कानून उस पर लागू होंगे। आधुनिक समाज में अथॉरिटी प्रभुत्वशाली भूमिका निभाती है। यह विविध है क्योंकि यह व्यवस्थित नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। यह तार्किक है क्योंकि यह स्पष्ट तौर से परिभाषित है और साध्य को प्राप्त करने के लिए उचित प्रक्रिया में मेल खाता है। इस अथॉरिटी का प्रयोग करने वाले सदस्यों को वरिष्ठ अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, यानी जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो नियम कानून बनाते हैं और सामने वाले के जो सदस्य होगा, जो काम कर रहा होगा, सारे नियम थोप देंगे उस पर। ठीक है, जो कि वह आदेश का पालन करता है और अन्य प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं जो कानून का पालन करते हैं। नियमों और प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन वरिष्ठ अधिकारी की सत्ता को सीमित कर देता है। ठीक है, ये पहला खत्म हो जाता है। अब आता है इसमें क्वेश्चन बनता है मैक्स वेबर के नौकरशाही पर विचार, उसका क्या सिद्धांत रहा है। इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है इस पर मैक्स वेबर का। ठीक, मैक्स वेबर का उल्लेख प्रशासनिक कार्यों और नियुक्ति अधिकारियों के संदर्भ में करते हैं। नौकरशाही में युक्त अधिकारी को शामिल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अधिकारियों को शामिल नहीं करेंगे तो वो अपने रूल नहीं बनाएंगे, रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, तो अब थोपेंगे किस पे, शासन किस पे चलाएंगे। ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधियों, ठीक है, प्रतिनिधियों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती, यानी वेबर नौकरशाही का उल्लेख प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में करते हैं। नौकरशाही में नियुक्त अधिकारी को शामिल किया जाता है और चुने हुए प्रतिनिधियों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती, यानी जो चुन के आते हैं प्रतिनिधि, MP MLA जो चुन के भेजते हैं, उनकी इसमें कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होगा। इनके ऊपर जो अधिकारी होंगे ना, गवर्नमेंट अथॉरिटी वाले, वो बनाएंगे नियम कानून। ठीक, वेबर मानते हैं कि विधिक तार्किक प्राधिकार
यानी जो कि नियम, मानक और प्रक्रियाओं पर आधारित है, नौकरशाही से मुक्त स्थान होता है। वेबर के अनुसार वो कहते हैं कि नौकरशाही प्रशासन से तात्पर्य ज्ञान की शक्ति द्वारा प्रभुत्व से है, यानी ज्ञान की इतनी शक्ति अर्जित कर लो कि दूसरे पे प्रभुत्व जमा लो, शासन कर लो। विशेष तौर से तार्किकता इसका मूल गुण है। तार्किक मतलब लॉजिकल बातें करके आप रूल बना के आप दूसरों पे शासन कर लो। संगठन के आधुनिक स्वरूप का विकास जो कि नौकरशाही प्रशासन के नियंत्रण और विस्तार पर विकसित से मेल खाता है, क्योंकि नौकरशाही प्रशासन हमेशा ही समान परिस्थितियों में रहता है और औपचारिक और तकनीकी तौर से काफ़ी तार्किक प्रकार का होता है। नौकरशाही प्रशासन की श्रेष्ठता का मुख्य स्रोत होता है तकनीकी ज्ञान होता है, जो कि वस्तुओं और उत्पादकता में आर्थिक और आधुनिक तकनीकों विकास द्वारा अनिवार्य बनाएं। ठीक है, नौकरशाही प्रशासन का मूल अर्थ है ज्ञान पर आधारित प्रभुत्व का प्रयोग, यानी ज्ञान पर आधारित प्रभुत्व का प्रयोग। यही विशेषता इसे खास तौर से तार्किक बनाता है। एक तरफ इसमें शामिल तकनीकी ज्ञान जो कि वास्तव में नौकरशाही के असाधारण शक्ति की स्थिति को पूर्ण सुनिश्चित करता है, तो दूसरी तरफ ये मानता है कि नौकरशाही संगठनों या वे जो सत्ता में रहते हुए उसका प्रयोग कर रहे हैं उसे ज्ञान से ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, जो कि उन्हें पद पर रहते हुए अभ्यास से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मैक्स वेबर नौकरशाही की क्या विशेषता रही हैं, उतना लिखने के बाद यहाँ से शुरू करना है आपको। वेबर के अनुसार संगठन के नौकरशाही तार्किकता में निम्नलिखित विशेषता शामिल है। इसमें एक चित्र भी है, वो भी दिखाएंगे आपको। विशेषज्ञता के साथ कार्यों का विभाजन, यानी विशेषज्ञता मतलब जिसको जैसी विशेषता है उसकी योग्यता के अनुसार उसके कार्य दे दो। संगठन के कार्यों को विशेष कार्यों की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी किसी एक तरह के कार्य में दक्ष और विशेष होना चाहिए, यानी मतलब कारीगर होना चाहिए पूरी तरह उस काम के लिए। अगर कोई काम है उस काम के लिए कोई व्यक्ति पूरी तरह भाई कारीगर होना चाहिए। अगर मान लो कोई कंप्यूटर चलाने में पूरी तरह माहिर है तो उसको उस तरह का काम दे दो। कोई पढ़ाने में माहिर है तो उसे उस तरह का काम दो। पूरी तरह कारीगर होना चाहिए, एकदम कुशल होना चाहिए। कुशलता और उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित कर देता है। एकदम परफेक्ट होना चाहिए उस काम में, और उनके योग्यता के अनुसार विशेषज्ञता जो विशेषता है उस व्यक्ति के अनुसार उसको उसके हिसाब से कार्य दे दो। ठीक है, नियमों द्वारा कार्य को परिभाषित करना, यानी औपचारिक तौर से लिखित, नियमित और विनिमय। नियमों द्वारा कार्यों को परिभाषित करना कि नियम के ही द्वारा ही कार्य होंगे। नौकरशाही तंत्र औपचारिक नियमों की कड़ाई से पालन करते हैं। ठीक है, यानी नियम कानून बहुत तरीके से पालन किया जाता है। रेगुलर तरह से कार्य किया जाएगा। अब वेबर द्वारा इन लिखित नियमों से विनियमों पर जोर दिया जाएगा ताकि व्यक्तिगत समर्थन मनमानी करके संगठनों के कार्यों का उल्लंघन ना कर सके। मतलब ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है उसका समर्थक कर रहा है या मनमानी करके संगठन के कार्यों में उल्लंघन ना करे। ठीक है, यही आंदोलन कर दिया जाए कि नहीं मैं नहीं कर रहा, ऐसा काम ना करे। ऐसे नियम कानून बनाए जाएंगे। संगठन का कार्य स्पष्ट तकनीकी नियमों और मानकों के आधार पर होता है। ठीक है, और प्राधिकार का पदसोपन या वैध ज्ञान का पालन होता है इसमें। अथॉरिटी का पदसोपन, यानी पदसोपन का मतलब होता है वैध अज्ञता का पालन। एक तरह से पद सोने मतलब कि सीट, पोजीशन एक तरीके से मान सकते हो। पोजीशन की बात हो रही है इसमें। तार्किक प्रकार के नौकरशाही में पदसोपन महत्वपूर्ण स्थान रहता है। प्रशासनिक व्यवस्था में प्रबंध का पद और अधीनस्थ सेवाएं जटिल संरचना है। प्रत्येक निम्न पद किस उच्च पद के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इस व्यवस्था में उच्च प्राधिकार से विभिन्न प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध विनियमित तरीके से अपील किया जा सकता है। यानी कि इसमें सीटों का बंटवारा है एक तरीके से। कितना बड़ा ऑफिसर कहाँ बैठा हुआ है, उसके नीचे वाला ऑफिसर, उसके नीचे वाला ऑफिसर, उसके नीचे वाला, यानी सबसे टॉप का जो ऑफिसर होगा वो नियम कानून बनाएगा, नीचे वाले को देगा, नीचे वाला उसके नीचे वाला, सभी पे ऐसे रूल रेगुलेशन लागू होते आएगा। ठीक है, टॉप वाला एकदम वही कह रहा है। पद सोपन का मतलब होता है पद मतलब सीटें, पोजीशन, किस पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ है।
तकनीकी क्षमता के लिए कर्मचारियों का चयन और मूल्यांकन होना चाहिए। तकनीकी क्षमता के लिए, ठीक है। कर्मचारी की नियुक्ति स्वतंत्र और मुक्त चयन के आधार पर होती है। यह चयन निवादित परीक्षा और डिप्लोमा पर आधारित होती है। इसमें एक उम्मीदवार की विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह मूल्यांकन शुद्ध से उम्मीदवार से क्षमता और प्रदर्शन पर आधारित होती है, ठीक है। पद के अनुसार औपचारिक संबंध, ठीक है ना, पोजीशन के अनुसार आप कह सकते हो, या पद के अनुसार औपचारिक संबंध का क्या मतलब है। संगठन के नौकरशाही स्वरूप में निव्यक्तिगत के सिद्धांत को माना जाता है। ये संबंध तार्किक भावनाओं पर नहीं बल्कि औपचारिक सामाजिक पहलुओं पर आधारित होता है। यहाँ व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के लिए कोई स्थान नहीं होता। मतलब व्यक्ति को पसंद हुआ है, यार मुझे पोजीशन पसंद नहीं आ रही, मुझे इस ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, उससे कोई लेना देना, कोई स्थान नहीं होता उसकी पसंद नापसंद का। उच्च अधिकारियों का अधीनस्थ अधिकारियों को दिया गया आदेश व्यक्तिगत क्रम पर आधारित होता है। यानी जो पावरफुल व्यक्ति है, सबसे ऊंचा व्यक्ति, वो अगर कोई नियम कानून दे रहा है किसको, अधीनस्थ नीचे अधिकारियों को, तो उसको लागू करना है और खुद पे भी उनके लागू होगा, ठीक है। अगला है कर्मचारियों का नियमित वेतन। कर्मचारियों को उनके पद पर उत्तरदायित्व के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। उनका वेतन निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। संगठन के आंतरिक पद सोपन यानी कि पोजीशन के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। जितना बड़ा अधिकारी उतना ही पैसा, उसे उतना ही वेतन, ठीक है, उसके पद के अनुसार, ठीक है, पोजीशन के अनुसार वेतन दो उनके। उसके अलावा वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पद यानी पोजीशन द्वारा पेशे में तरक्की के भी अवसर होने चाहिए। मतलब पोजीशन, अगर बंदा कोई काम कर रहा है, मान लो अच्छा काम कर रहा है, तो उसको तरक्की दो, यानी पोजीशन उसकी बढ़ाओ, सीटें बदलो उसकी, ठीक है, ऊपर और बड़े अधिकारी बनाओ, ठीक। कर्मचारी के कार्य और स्वामित्व का विभाजन, यानी कर्मचारी के जो कार्य और स्वामित्व के बीच पूरी तरह से विभाजन होना चाहिए। निजी इच्छाओं और मांगों को अलग रखते हुए संगठन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने पद का स्वामी नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब होता है कि आप अपने पर्सनल काम को नहीं करोगे, पर्सनल काम की कोई नहीं, मांग आपकी इच्छा उसको अलग रख दो, संगठन का जो काम है पहले उसे करो, ठीक है। आप जिस पद पे हो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके स्वामी हो, मालिक हो उस पद के, नहीं, आपको चाहे जब ऐसे हटा दिया जाएगा, ऐसे हटा देंगे, ऐसे 1 मिनट में हटा देंगे आपको, ठीक है। आप उस पद पे हो तो संगठन के लिए काम करो, आपकी इच्छा, आपकी जो मांगे हैं उसके बारे में आप उसे अलग रखो। कर्मचारियों की नियमित जीविका, यानी जो कर्मचारी है उसकी जो पोजीशन है अथॉरिटी में निर्णय पर नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित होनी चाहिए, जो कि समय के साथ कर्मचारियों के नियमित जीवन के उन्नति में मदद करें। यानी कि बंदा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, पोजीशन बदलते रहो, ठीक है, सैलरी बढ़ाते रहो उसकी, ठीक है, और अच्छे से काम देते रहो। ये नौकरशाही है, वही जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उसी का एक पैराग्राफ है, आप देख लो, आप ये बना सकते हो, ठीक है। ये ज़रूर बना देना, हाँ ये ज़रूर बना देना आप। ये है मैक्स वेबर की नौकरशाही की सीमाएं क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, आलोचना क्या है, ठीक है, ये सीमाएं। अब एग्जामिनर क्या करता है, जो ऊपर आपने अथॉरिटी पढ़ी ना, प्राधिकार, उसके साथ इस क्वेश्चन को अटैच कर देता है वो, क्योंकि वो आंसर तो छोटा है तो ये वाला भी आंसर छोटा है, तो क्या करेगा, अटैच कर देगा। कभी ये क्या करता है, इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो अथॉरिटी पे, या तो वेबर की नौकरशाही पे, या ये नौकरशाही की जो सीमाएं हैं, ठीक है, इन तीनों को किसी ना किसी के साथ अटैच करके दे देगा। यानी एक तो इसमें कंपलसरी है, आना ही आना है, ठीक। अब देखते हैं इसकी क्या सीमाएं हैं। नौकरशाही की आवश्यकता और महत्व पर जोर देते हुए वेबर इस तथ्य के प्रति संचेत कि नौकरशाही के पास शक्ति संचय की अतिनिहित प्रवृत्ति होती है। अलम्बो ने भी कहा कि इस मामले के कारण वेबर ने विशेष तौर से नौकरशाही की सामान्य सत्ता की प्रणाली के क्षेत्र में सीमित करने के लिए अनेक व्यवस्थाओं पर विचार किया। ये तरीके 5 वर्गों में अंतर्गत आते हैं, 5 उसमें सीमाएं बताई हैं। सामूहिकरण, शक्ति का विभाजन, अव्यवहारिक प्रशासन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये 5 तरीके हैं। अब देखो, ये पहला तरीका,
ठीक है, ये पहला तरीका। समूहीकरण, समूहीकरण सिद्धांत एकाधिकार तंत्र के विपरीत है। यानी एकाधिकार तंत्र में एक का ही मालूम होता है, लेकिन नहीं, समूहीकरण का मतलब होता है सभी का। बेबर कहते हैं कि एकाधिकार तंत्र नौकरशाही में प्रत्येक, ठीक है, पोजीशन स्तर पर केवल एक व्यक्ति का ही होता है, परंतु जैसा ही निर्णय निर्माण में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, वे सामूहिकरण के सिद्धांत पर प्रारंभ हो जाता है। यानी सामूहिकरण मतलब सभी का, जो जो उस सिद्धांत में अथॉरिटी के लिए काम कर रहे होते हैं उन सभी का हो जाता है, ठीक है। लेकिन एकाधिकार तंत्र में क्या होता है, सिर्फ एक का होता है, ठीक है। सामूहिकरण नौकरशाही की भूमिका को सीमित करने में भी मदद करता है, ठीक है। उसके परिणाम स्वरूप उत्तरदायित्व निर्धारित करने में, निर्णय लेने की गति के संदर्भ में नुकसान होता है। अब नुकसान ये हो जाता है कि नौकरशाही तो एक तंत्र अपनाना चाहता है, लेकिन नौकरशाही में समूहीकरण भी चल रहा होता है, ठीक है। कोई अथॉरिटी में टॉप के 10, अगर टॉप के मान लो 10 अधिकारी रूल बना रहे हैं, तो वो एकीकरण कहाँ हुआ? अगर उस 10 में से एक रूल बना रहा है तो एकीकरण हुआ ना। अब उसमें समूहीकरण हो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है कि निर्णय में भी परिणाम से उत्तरदायित्व को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। एक तरह उसकी सीमा लगा रहा है, रोक रहा है समूहीकरण, ठीक है। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन का मतलब हो गई पावर एक के पास नहीं हो रही है, टॉप 10 के पास पावर है, तो एक अगर कोई कानून बनाएगा तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन नहीं, वहाँ ऊपर 10 हैं, 20 हैं, कितने अधिकारी हैं, ठीक है, किसी को पता नहीं। मान लो एग्जाम्पल के 10 अधिकारी हैं, 10 के 10 पावर है, तो उन पर शक्तियों का विभाजन है। अब उस 10 को अगर एक के नीचे काम करा जाए, जो टॉप का होगा एक बंदा, उस पर पावर, तो ये तो नौकरशाही यही चाहती है। लेकिन ऊपर तो 10 के 10 बड़े अधिकारी बैठे, तो यानी सब में विभाजित है शक्ति। शक्ति के विभाजन का अर्थ है कि एक ही उत्तरदायित्व या कार्य को 2 या 2 से अधिक निकायों में बांटना है। यानी अथॉरिटी में बांट दो कामों को, इसमें सभी संबंधित निकायों को समझौता करना पड़ता है ताकि वह किसी एक निर्णय पर पहुंच सके। इससे नौकरशाही को एक ही संस्था द्वारा निर्णय लेने का अधिकार से मुक्त कराने में मदद मिलती है। हालांकि ऐसी व्यवस्था अस्थिर ही होती है। अव्यावसायिक प्रशासन, अव्यावसायिक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन उन लोगों द्वारा चलाया जाता है जिसके आदेश का सार्वजनिक सम्मान और सामान्य विश्वास हो और उनके कार्य अलाभकारी हों। परंतु इस व्यवस्था में पेशेवर और विशेषज्ञों की विशेषता का भी अभाव था जो कि आधुनिक समाज में आवश्यकता थी, ठीक है। अब इसमें देख लो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नौकरशाही शक्ति को सीमित करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जनता सीधे शासन व्यवस्था में भागीदारी होगी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है। तो ये नौकरशाही को सीमित ही, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों को जो नीति उति बनाएंगे तो जनता को पसंद नहीं आए तो आंदोलन कर देंगे और नीति को खारिज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई कानून मान लो अधिकारी बनाते हैं और जनता को पसंद नहीं आता तो उसको खारिज कर देंगे, आंदोलन चलेगा, फिर उसको हटाना पड़ेगा। इसलिए उसमें कह रहा है कि नौकरशाही शक्ति को सीमित कर देता है क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारी का निर्देश किया जाता है और वह सभा के प्रति ही जवाबदेही होता है। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे कुछ समय के लिए कार्यालय में बाहरी, लॉटरी से चुनाव और वापस बुलाने की संभावना। परंतु यह व्यवस्था स्थानीय शासन या छोटे संस्थाओं के मामलों में ही सफल हो सकते हैं और ना नहीं, क्योंकि बड़े शहरों में तो क्या होता है, आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें जनता अपने MP MLA चुनेगी और वो शासन चलाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो जनता सीधे, और ये छोटे शहरों में ही या संगठनों में सिर्फ काम हो सकता है। और प्रतिनिधित्व वो होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। प्रतिनिधित्व, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व नौकरशाही के प्राधिकार को साझा करते हैं, जो कि नौकरशाही की शक्ति को नियंत्रण या सीमित करने में मदद करते हैं। परंतु यहाँ ये संभावना भी है कि इन प्रतिनिधियों को नौकरशाही ही हो जाए। हालांकि वेबर मानते हैं कि प्रतिनिधित्व द्वारा नौकरशाही पर नियंत्रण ही काफ़ी संभावना है। अब अतः वेबर नौकरशाही के अत्यधिक सत्ताधारी भूमिका के प्रति सचेत थे, इसलिए वह नौकरशाही की भूमिका को सीमित करना चाहते थे, जहां प्रशासन को
नियंत्रण करने की आवश्यकता थी। अब है निष्कर्ष। ठीक है, अनेक आलोचनाओं के बावजूद वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांत के महत्व को कई अनुभव जन शोधों ने स्वीकार किया है। वह बड़े संगठनों के प्रबंध के लिए लाभदायक है, बड़े इंडस्ट्रियल लेबरों के लिए बढ़िया है, वो लाभदायक है। बहुस्तरीय पदसोपना, स्थानीय नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित कार्य शामिल होते हैं इसमें। पूर्ण कुशलता को बढ़ाने में मदद मिलता है। वर्तमान समय में भी प्रशासन में वेबर के नौकरशाही सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों समाजों के लिए लाभदायक है, भले ही वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी। मुक्त अर्थव्यवस्था में जहाँ राज्य न्यूनतम भूमिका निभाते हैं, वहीं नौकरशाही राज्य के कुछ आवश्यक कार्यों और दिन प्रतिनिधि की आवश्यकता को पूरा करता है। वह पहले सिद्धांतकार हैं जिन्होंने नौकरशाही को एक सैद्धांतिक आधार दिया और संगठन को कुशल तरीके से बनाए रखने के लिए महत्व को उजागर किया है। वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।